सिविल ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मिक्स प्रैक्टिस सेट के तौर पर मान लीजिए। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे सिविल के ही होंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मिक्स वैरायटी के हैं। आपको सिर्फ सॉइल देखने को मिलेगा, हाईवे देखने को मिलेगा, रेलवे देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि 5, 6, 7 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं तो आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए। आप खुद से भी मिक्स प्रैक्टिस सेट कर सकते हो या अगर किसी यूट्यूब पे आप कर रहे हो तो वहाँ से करना ज़रूरी है, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस से आपकी ज़्यादा पकड़ मजबूत होगी। तो डेज 1 है, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो अपना टाइम से निकाल करके ये समय आपके लिए देंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हम देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ए डैश इज एन इंक्लाइंड पाइप व्हिच इज कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवर। मतलब कि इनमें से एक ऐसी इंक्लाइंड पाइप के साथ जो कनेक्टेड होता है क्या होता है, जो कि अंडरग्राउंड सीवर से कनेक्ट होता है। ऑप्शन है कैच बेसिन, सेकंड है आपका क्लीन आउट, थर्ड आपका फ्लशिंग टैंक, इन्वर्टेड साइफन। तो यहाँ पे जो आप पहले पढ़ लीजिए कि ये कौन कौन चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीवर जब आपका बनाया जाता है, सीवर के कुछ एपरेटर्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले आपने कई बार पढ़ा होगा कि मैन होल आता है। मैन होल के बारे में पूछा जाता है, मैन होल क्या होता है। तो मैन होल आपका क्या होता है, एक मेसोनरी प्रकार का आरसीसी चैम्बर होता है जो कि अलोंग द सेबल लाइन के अलोंग एक सुटेबल इंटरवल पर इसको बनाया जाता है। फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस इनटू देम, मतलब ऐसा प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसके अंदर हम लोग जा सकें। ठीक है। मैन होल हेल्प करता है इंस्पेक्शन में, क्लीनिंग में और मेंटेनेंस ऑफ सीवर में। सीवर के मेंटेनेंस में, क्लीनिंग में और इंस्पेक्शन में ये आपका काम करता है। आपने देखा होगा जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको एक ऐसा गोल गोल चैम्बर दिखता है और उसके नीचे क्या होता है, वो सीवर का ढक्कन ही होता है। इसको खोल करके जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं उसके अंदर जाते हैं और जो सफाई करनी होती कराते हैं। तो ये मैनहोल आपने देखा होगा अपने सड़कों पर, गाँव में ये ऐसा चैम्बर बना होता है, वो चैम्बर सीवर का ही ढक्कन होता है, मैनहोल। फिर एक आपका ड्रॉप मैनहोल, व्हेन ए सीवर कनेक्टेड विद अनदर सीवर, मतलब कोई एक आपकी सीवर जा रही थी, एक दूसरी सीवर से आपकी कनेक्ट कर रही है, तो है द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन इनवर्ट लेवल ऑफ ब्रांच सीवर एंड वाटर लाइन इन द मेन सीवर एट मैक्सिमम डिस्चार्ज is greater than 0.6 meter. Manhole may be built up either by vertical or nearly vertical drop pipe from higher sewer to lower sewer. हायर टू लोअर में जाने के लिए, मतलब जैसे आपको पता है कि ये आपकी अगर मेन सीवर है तो ब्रांच सीवर क्या होगी, थोड़ा उसके लेवल अप में होगा, मतलब कि थोड़ा इसका लेवल जो ऊपर होगा आकर के इसके अंदर जब ड्रॉप होगी तो थोड़ा ऊपर से आकर ड्रॉप होगी। तो ये ड्रॉप मैनहोल होता है जो कि आपका एक दूसरे जब सीवर कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे काम में लिया जाता है। फिर अब यहाँ पे लैंप होल के बारे में बात करते हैं। लैंप होल क्या होता है, इट इज़ एन ओपनिंग और होल कंस्ट्रक्टेड द सीवर फॉर पर्पज ऑफ लोअरिंग ए लैंप इनसाइड इन। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोन वेयर और कंक्रीट पाइप विच इज कनेक्टेड टू सीवर लाइन थ्रू ए टी जंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्लीन आउट, इट इज़ ए पाइप विच इज कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवर। एक पाइप होती है जो कि कनेक्टेड होती है किससे, आपकी, तो ये आपकी जाके कनेक्टेड होती है अंडरग्राउंड सीवर से। द अदर एंड ऑफ द क्लीन आउट पाइप इज ब्रॉट अप टू ग्राउंड लेवल एंड कवर इज प्लेस एट ग्राउंड लेवल। ठीक है। फिर आपकी है कैच बेसिन। कैच बेसिन आर प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डेब्रिस, जो भी आपका हैवी डेब्रिस प्रेजेंट है इन द स्टॉर्म वाटर में वो आपके सीवर के अंदर ना जाए, उसके लिए कैच बेसिन लगाया जाता है। फ्लशिंग टैंक आपने पढ़ा होगा, इन फ्लैट ग्राउंड फॉर ब्रांच सीवर व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ओवरस्टैंड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट ऑल फ्लो ड्यू टू वेरी लिटिल फ्लो इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट फ्लशिंग डिवाइस आपका यूज किया जाता है। तो ये सब सीवर जब आपका निर्माण होता है, सीवर के निर्माण में विभिन्न जगहों पे आपका यूज होता है। तो आपका जो अंडरग्राउंड सीवर से कनेक्टेड होता है, आपने देखा क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा एपर्टेंस है जो कि अंडरग्राउंड सीवर से कनेक्टेड होता है, तो आपका क्या होता है, क्लीन आउट आपका होता है। क्लीन आउट आपने देखा था, क्लीन आउट ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉइल मैकेनिक्स का, कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द एजम्पशन कंसिडर्ड इन द थ्योरी ऑफ सीपेज। सीपेज थ्योरी ऑफ सीपेज में कौन सा एजम्पशन कंसिडर किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सॉइल इज हेट्रोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, द वाइड आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, सीपेज फ्लो ओबेज डार्सी ला एट ए स्टेडी स्टेट कंडीशन, द सॉइल एंड वाटर आर अंडर कंप्रेसिबल। तो सीपेज अब थ्योरी है उसको जंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सीपेज क्या कहता है कि सीपेज अगर इन body of all earthen dam as well as their preceding foundation. In all conservation dams, the quantity of seepage must be managed
द स्टेडी सीपेज इन द वर्टिकल प्लेन फॉर होमोजीनियस, मतलब जो सॉइल होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, होमोजीनियस सॉइल हो। कैन बी लाप्लास इक्वेशन के बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो उसका एजम्पशन यहाँ माना गई है कि जो वाटर होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होगा और आपका सॉइल क्या होगी, पोरस होगी और आपकी क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आपका होगा एंटरिंग द सॉइल एट गिवन टाइम इज द सेम एज द क्वांटिटी फ्लोइंग आउट ऑफ द सॉइल। डार्सी लॉ वेट होना चाहिए। हाइड्रोलिक बाउंड्री कंडीशन जो होनी चाहिए एंटी रोकेट पे आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि जो सॉइल आपकी हिट्रोजीनियस, तो पहली बात तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वाइड आर कंप्लीटली फिल विथ वाटर, नहीं, वाइड पूरी तरीके से पानी से भरा नहीं होगा। सीपेज फ्लो ओवर डार्सी लॉ एट ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सॉइल एंड वाटर आर अंडर कंप्रेसिबल, ना भाई ना, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये भी आपकी बात गलत है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के पास जाओगे तो ओनली थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो ओनली थर्ड आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्टेटमेंट के आधारित, तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर आपकी पकड़ पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन बीएमसी का है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच विथ रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेंट। जो पेंट के इंग्रेडिएंट होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे है ड्रायर और उनके सामने लिखा है कि क्या वो ड्रायर से संबंधित है या नहीं। सॉल्वेंट, फिर उसका पिगमेंट, उसके आगे लिखा हुआ है कि हाँ ये पिगमेंट उससे संबंधित है या नहीं। उसके बाद फिर आपका लिखा हुआ है बेस, लिखा हुआ है मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आपने बेस पढ़ा होगा, पिगमेंट पढ़ा होगा, सॉल्वेंट पढ़ा होगा, ड्रायर हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब क्या होता है पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फिर उनके नाम दिए गए हैं। तो ड्रायर में क्या क्या, ड्रायर में आपका रेड लेड आता है, ड्रायर में आपका लिथार्ज आता है, ड्रायर में आपका सल्फेट ऑफ मैग्नीज आता है। तो ये सारी चीज़ें ड्रायर में आती है, तो ये आपका ऑप्शन तो सही है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर अगर आपका ट्रपेंटाइन, वाइट स्पिरिट, नेप्था, ये सब आता है ना। तो सॉल्वेंट में आपका लिथार्ज नहीं आता, लिथार्ज आपका कहाँ पे आता है, लिथार्ज आपका ड्रायर्स में आपको यूज होता है। तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर राइट ही करोगे। क्योंकि पिगमेंट के अंदर लिथोफोन आता है, पिगमेंट में आप क्या क्या यूज़ करते हो, पिगमेंट में आप जो है अपना टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक वाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आपका जो कलर क्रोम ऑक्साइड हो गया, जितने भी ऑक्साइड होती है सब कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इनका यूज लिथोफोन भी आपको यूज किया जाता है। बेस में आपका वाइट लेड हो गया, रेड लेड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, यह सब आपका बेस में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 आपका राइट आंसर होगा और इनकरेक्ट पूछा भी गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कि बेस के रूप में कौन कौन से यूज करते हैं। वाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। व्हीकल में क्या क्या होता है, लिंसीड आयल, टंग आयल, पॉपी आयल, नट आयल। इस प्रकार एक्सटेंडर ऑफ फिलर में आपका होता है जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सिलिकेट एक्सेट्रा। थिनर में आपका होता है ट्रपेंटाइन आयल, व्हाइट स्पीड, नेप्था, बेंजीन, ये सब चीज़ें। ट्रायर में आपका लिथाज, रेड लेड, सल्फेट ऑफ मैग्नीज, ये सब चीज़ें आती हैं। पिगमेंट आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक वाइट, लेड वाइट, क्रोम ऑक्साइड, रेड लेड गैस, ये सब आपका क्या होता है पिगमेंट आपका यूज होता है। तो इस तरीके से जितने इस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। पहले क्वेश्चन आसानी से आता था कि दे देता, पर अब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होने लगे हैं कि आपको एक तरफ दे देगा कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर के उनके सामने नाम, क्या उनसे वो संबंधित है या नहीं। इस तरीके से घुमाओ क्वेश्चन, तो आपको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 2-3 नाम हर एक उसके पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट के याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, पर देखने में ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डरावना लगेगा ज़रूर कि ये क्या ही पूछा हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू बिल्ड 30 टेम्पोररी शेड इन 90 days एट ए प्राइस ऑफ 10,000 per unit. 20 days later, the contractor has finished 8 shed with an actual total cost of 85,000. What is the status of the project? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने एग्री किया कि वो 30 टेम्पोररी शेड बना देगा। जिससे आपने देखा होगा जब कहीं आपका कोई कार्यस्थल पर कोई काम चलता है तो वहाँ पे कुछ टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि लेबर मजदूर उसके अंदर रह सकें। तो ऐसे ही टेम्पोररी शेड अगर वो बना रहा है, मान लीजिए कहीं पे, 90 दिन के अंदर उसने ठेका लिया कि 90 दिन के अंदर आपको हम 30 टेम्पोररी शेड बना के देंगे जिसकी कीमत प्रत्येक एक शेड की 10,000 होगी। मतलब उसने वादा क्या किया कि 30 डेज के अंदर उसने वादा किया है कि 30 डेज में वो 30 सेट जो है, मतलब 30 जो सेट है वो 90 दिन के अंदर बना देगा और एक सेट की कीमत कितनी होगी, 10,000 होगी। पर जो ओनर था जिसको बनवाना था उसको बहुत चुल मची थी, वो 20 डेज के बाद चला गया। मतलब 20 डेज के बाद गया और पूछा भाई कितना काम हुआ, तो 20 डेज के अंदर 20 डेज में कॉन्ट्रैक्टर ने 8 सेट बना पाए थे
और उसकी टोटल कास्ट लग चुकी थी 85,000 8 सेट की। ये जो 10,000 दे रखा है वो एक सेट का दिया है, 10,000 पर यूनिट लिखा है, 10,000 पर यूनिट एक सेट का दिया है 85,000। तो पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया आपने कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमको करना क्या है। तो सबसे पहले आपने इतनी बातें जब जान ली तो यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा कि आपको एक समझना है कि अगर वो जिस हिसाब से ठेका लिया था तो एक सेट अगर वो बना रहा है, मतलब 30 सेट 90 दिन बना रहा था, एक सेट बनाने में उसे कितना दिन लगेगा, एक सेट बनाने में उसको 3 दिन लगेगा। एक सेट बनाने में उसे कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगता जिस हिसाब से उसने ठेका लिया था। अगर वो 8 सेट बनाता तो कितना समय लगता उसे, तो उसे लगता 8 तिरिक 24 जिस हिसाब से उसने ठेका लिया था। लेकिन 20 दिन के बाद ही उसने 8 सेट बना दिए थे। इसके मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट का जो टाइम लग रहा है, जो प्रोजेक्ट का टाइम लग रहा है वो अंडर रन है। मतलब जितना उसने समय कहा था उससे कम ही समय में काम चल रहा है, मतलब कि जो समय लग रहा है उससे कम ही समय लग रहा है। अंडर रन, प्रोजेक्ट टाइम क्या है, अंडर रन है। तो यहाँ लिखोगे प्रोजेक्ट टाइम अंडर रन पे चल रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि 30 सेट बनाने में उसे 90 दिन लग रहे थे और 30 सेट बनाने में 90 दिन लग रहे थे, लेकिन 20 दिन के बाद जब जाके देखा गया कि उसने 8 सेट बना दिए थे। तो अगर इस हिसाब से चला होता, जिस हिसाब से उसने ठेका लिया था, तो एक दिन में एक सेट बनाने में वो 3 दिन लेता, पर आठ सेट बनाने में उसे 24 दिन लगता। पर उसे लगा कितना, 8 सेट बनाने में 20 दिन लगा। तो 20 दिन के अंदर उसने 8 सेट तैयार कर दिया। इसका मतलब क्या है, उसने जो वास्तविक समय लेना था उससे कम ही समय में चल रहा है। तो प्रोजेक्ट का टाइम क्या है, अंडर रन है। जो प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है वो अंडर रन में चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम जो है आपका वो अंडर रन में है। अब उसके बाद जो है बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर। उसने ये कहा था कि अगर आप कॉस्ट की बात करोगे तो 10,000 रुपये लगेंगे। एक सेट के बनवाने में कितने लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। पर उसने 8 सेट बना दिए थे। तो 8 सेट बनाने में कितना लग देगा, तो उसने 8 सेट बनाए हैं। तो 8 सेट में बनाने में लगना कितना था उसको, 80,000 उसने ठेका लिया था। 80,000 के जिस हिसाब से उसने ठेका लिया था, एग्री किया था कि हम 80,000 रुपये बन जाएगा। पर उसकी जो प्रोजेक्ट की कास्ट आई है कितनी आ गई, 8 सेट बनाने में 85,000 आ गई है। 8 ही सेट बनाने में उसको कितनी आ गई है, 85,000 आ गई है। तो ये जो 85,000 आई है, तो ये कि आपकी एक्चुअल कास्ट से ज़्यादा नहीं है। तो मतलब कि जो आपकी कॉस्ट है वो ओवर जा रही है, जो समय है वो अंडर जा रहा है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोजेक्ट इज टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन, दोनों नहीं जा रहा ओवर रन। प्रोजेक्ट इज टाइम ओवर रन, प्रोजेक्ट टाइम ओवर नहीं जा रहा, प्रोजेक्ट समय तो जो समय लग रहा है काम करने में तो कम लग रहा है, ये भी बात गलत हो जाती है। प्रोजेक्ट इज टाइम अंडर रन एंड कास्ट ओवर रन, हाँ जो प्रोजेक्ट का समय है वो अंडर रन में चल रहा है और कास्ट जो है ज़्यादा जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट ऑप्शन सी आपको हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कहना क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल एक बार आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन मैसोनरी से क्वेश्चन है कि मेसन स्क्वायर यूज फॉर, जो आपका मेसन स्क्वायर होते हैं उसे यूज कहाँ पे करते हैं। तो अभी आपके जो मेसन स्क्वायर होते हैं, चेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ फेस, तो इनका होता है चेक द परपेंडिकुलरिटी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर क्वीन इन ब्रिक मेसोनरी। मतलब जो ब्रिक मेसोनरी में आपका स्क्वायर क्वीन यहाँ पे यूज होते हैं, मतलब इनकी परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के लिए कि ये दोनों 90 डिग्री मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मेसन स्क्वायर यूज किया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बातें कही गई आपके मेसन स्क्वायर के बारे में कही गई हैं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूजफुल फॉर चेकिंग द राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द टू कॉर्नर टू गेट स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। फिर उसके बाद बात की गई है मेसन लाइन के बारे में। इट इज कॉल्ड मेसन ट्विंस व्हिच इज द यूज टू क्रिएट स्ट्रेट लाइन एंड एलिवेबल सरफेस। इट इज नीडेड व्हेन लेइंग आउट पोस्ट पेटिंग पेडोस फुटिंग एंड आपका मोड, ये आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका कौन है, इट इज़ यूज्ड व्हेन एस्टेब्लिशिंग वर्टिकल आर प्लम लाइन एंड हॉरिजॉन्टल आर लेवल लाइन। ये आपका मेसन लेवल के बारे में बात की गई है कि मेसन लेवल आपका क्या होता है। दिस स्टील इज परफेक्ट फाइव मोस्ट मेसन, इट कैन बी यूज मेजर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है आपका है स्ट्रेट एज होता है क्या। दिस टूल एक्ट एज एक्सटेंसर टू द मेसन लेवल, दे आर यूज व्हेन लेवल आर शॉर्टर एंड द एरिया डेट नीड टू बी मेजर्ड, जहाँ पे हमको मेसन एज स्ट्रेट एज आपको यूज किया जाता है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है
अगला क्वेश्चन आपका है सॉइल स्टेबलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन, जो भी आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन है, रिफर द प्रोसीजर। देखो सॉइल स्टेबलाइज क्यों करते हैं, जब हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है तो हम उसमें कुछ मिला देते हैं या उसमें कुछ अल्टरेशन कर देते हैं या कुछ और प्रोसेस अपना लेते हैं ताकि उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी हो जाए, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए और हम उसको लोग अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन रिफर टू प्रोसीजर एम्प्लॉयड टू अल्टर वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टू इम्प्रूव इट इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोओस्मिस एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल ग्रेडियंट आर मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो ये दोनों मेथड आपके क्या हैं, थर्मल जो आपके हैं, ये आपके दोनों ही मेथड आपके कहाँ यूज होते हैं, तो ये आपके दोनों मेथड आपके यूज होते हैं सॉइल के स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर में। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू आपका हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में दिया है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है, रिफ़र किया जाता है एक ऐसा प्रोसीजर जो कि आपको ये बताता है कि वन आर मोर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को अगर हम लोग अल्टर कर देते हैं तो इससे हमारी जो इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट, ये पूरी अच्छे तरीके से जानकारी है कि एवरी स्ट्रक्चर मस्ट रेस्ट अपॉन द सॉइल आर मेड ऑफ सॉइल। इट वुड बी आइडियल टू फाइंड सॉइल एट पर्टिकुलर साइट टू बी सेटिस्फैक्टरी फॉर द इंटेंडेड यूज एट एक्सटेंड इन नेचर बट इनफॉर्चुनेटली सच ए थिंग इज ऑफ रेयर अकरेंस। कहने मतलब है कि जितनी भी स्ट्रक्चर होती है हमारी सॉइल के ऊपर ही बनाई जाती हैं, पर उन सॉइल की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, उनकी सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है उसका हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है। द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू जो टेक्निकल इंजीनियरिंग व्हेन अनसेटिस्फैक्टरी सॉइल इट मेट विथ आर टू बाईपास द बैड सॉइल यूज ऑफ पाइल टू रिमूव बैड सॉइल एंड रिप्लेस विद गुड वन, रिमूवल ऑफ पीट एट साइड एंड रिप्लेसमेंट विद सिलेक्टेड मटेरियल, डिजाइन द स्ट्रक्चर, redesign the floating foundation and compressible layer. To treat the soil is to improve the soil property, the last alternative term is soil stabilization। मतलब जब हमारी सॉइल बहुत ही अच्छी नहीं होती, मतलब सॉइल की अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे लास्ट अल्टरनेटिव उसका होता है कि उसको हम लोग सॉइल स्टेबलाइज करें। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोटिंग डाल देते हैं, पाइल का यूज़ कर लेते हैं ताकि चलो ऊपरी मृदा हमारी नहीं अच्छी है तो नीचे वाली मृदा अच्छी होगी। जब कुछ नहीं बचता तो हमको स्टेबलाइजेशन ही करना ही पड़ता है। प्राइमरी एम क्या होता है कि हमको स्ट्रेंथ हमारी अचीव हो जाए, सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाए। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सॉइल कंपोनेंट ऑफ हाईवे एंड एयरफिल पेमेंट। सारी चीज़ों में हमारा स्टेबलाइजेशन आपका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आपका था, इस तरीके से सॉइल स्टेबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है हाईवे का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा सबमिट कर्व के बारे में। तो सबमिट कर्व के यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व। तो आप जब अपने रोड पे चलते हो कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे ग्रेडियंट आता है फिर आपका ऐसे डाउन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये आपकी जो टेंजेंट है इसको ड्रा करोगे तो ये आपका जो बीच में ये ब्लैक वाला ये पार्ट बन रहा है ये आपका क्या है, ये आपका सबमिट कर्व है। तो सबमिट कर्व कैसा है कि आपने देखा, सबसे पहले आपने ये देखा कि यहाँ से आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब ये आपका क्या है, असेंडिंग ग्रेडियंट है। असेंडिंग ग्रेडियंट है पॉजिटिव, असेंडिंग ग्रेडियंट मेड करा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो रहा है। तो क्वेश्चन इसी बेस पर है कि जो भी सबमिट कर्व, जैसे कि व्हेन ए सबमिट कर्व सबमिट कर्व कितने तरीके से बन सकता है। जैसे देखो व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट, आपने ये ग्रेडियंट तो अक्सर देखा होगा कि व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट आपका होता है, असेंडिंग ग्रेडियंट होता है, फिर उसके बाद आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है। तो व्हेन एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स another descending gradient, when an ascending gradient meets a descending gradient, जब आपका ascending gradient descending gradient से मीट करता है तो वहाँ पे आपका सबमिट कर्व बनता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट को बताना करना ये सही है कि नहीं, क्या इस तरीके से आपका सबमिट कर्व बन सकता नहीं बन सकता। दूसरी बात, पहला देख लो अब, व्हेन ए मैंने इसलिए आपको ये वाला बता रहा डी वाला ऑप्शन पहले, क्योंकि आपने ये वाला देखा होगा बहुत जल्दी से सब जगह आपको दिख जाता है। व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स ए फ्लैट ग्रेडियंट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसे देते हो पर जा करके ऊपर ऐसे फ्लैट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो कहीं डिसेंडिंग नहीं होता है। मतलब ये आपका जो गया, ये आपका ग्रेडियंट, ये
तो मतलब ये आपका क्या है, पॉजिटिव मतलब असेंडिंग ग्रेडियंट है, पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसका ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो हो गया, तो ये फ्लैट हो गया। तो इस तरीके से अभी ग्रेडियंट बनाया जाता है। व्हेन ए पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स से फ्लैट ग्रेडियंट, ये तो ये ग्रेडियंट भी आपका पॉसिबल है, ये भी आपका बात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब इस तरीके से ग्रेडियंट, मतलब ऐसे आया और फिर और चला गया नीचे, मतलब ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर बात करें ऐसे, ऐसे, अब यहाँ पे जो आपको कर्व दिया जाएगा, ये कर्व जो होगा, तो ये आपका कर्व क्या होगा, यहाँ पे डिसेंडिंग है, यहाँ भी आपका डिसेंडिंग है। तो व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो ये केस भी आपका संभव है। व्हेन एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट ऐसे था और फिर उसके ऊपर ऐसे और चला गया ऊपर, मतलब ऐसे था ग्रेडियंट फिर ऐसे चला गया, मतलब कि क्या, ये दोनों ही असेंडिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे जो कर्व आपका दिया जाएगा वो भी आपका सबमिट कर्व होगा और ये दोनों ही आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये यहाँ पे जो चारों बातें दी गई हैं, इन चारों बातों के हिसाब से आपका सबमिट कर्व बन सकता है। हाईवे के अंदर आपने सबमिट कर्व पढ़ा होगा, सबमिट कर्व आपका बन सकता है। ठीक ऐसे ही आपका वैली कर्व के लिए भी होता है कि वैली कर्व अगर आपका, वैली कर्व के बारे में भी आप क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, वैली कर्व आपका निगेटिव है तो ये भी आपका मतलब कि डिसेंडिंग मीट करेगा, तो यहाँ आपका वैली कर्व ऐसे बन जाएगा। फिर आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट फ्लैट ग्रेडियंट मीट करेगा तो यहाँ भी आपका बन जाएगा। अगर आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट और डिसेंडिंग से मीट करेगा तो यहाँ भी कर्व बन जाएगा। तो ऐसे ही चारों कंडीशन उसके लिए भी होती हैं। यहाँ पे इसका फिगर नहीं आ पाया, पर इसका फिगर जो नहीं आ पाया, पर ये सेम ऐसे जिससे आपको मैंने बताया, सेम ऐसे ही आपका ग्रेडियंट बनता है। ये चारों के, यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन था कि ए और बी चारों सही हैं, इनमें से दो सही हैं, तो ये आपके चारों ही कंडीशन है। आपको इन चारों कंडीशन को ध्यान रखना होगा। इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको देके पूछ सकता है या फिर चारों एक साथ पूछ सकता है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट फार्मूला आर एक्सप्रेशन यूज फॉर रेडियस एज वेल एज परपेंडिकुलर ऑफसेट अकॉर्डिंग टू टेंजेंट मेथड ऑफ लेंथ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से कि हमको जो रेडियल ऑफसेट लेना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है, हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। जो भी हम रेडियल ऑफसेट निकालते हैं तो हमारे पास ऑफसेट दो होते हैं, एक रेडियल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो वही कुछ ना कि ऑफसेट उसका जो वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो आपका होता है फार्मूला तो आपका होता है रेडियल ऑफसेट के लिए कि ओ एक्स बराबर अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर माइनस आर, पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी लिए आती है एक्स स्क्वायर बाई 2r के अप्रोक्स। इसी प्रकार आपका अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट की बात करें तो वहाँ पे बस r माइनस अंडर रूड आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, उसकी वैल्यू आपकी यही होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन डी आपका जो होगा आपका वो सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी जो आपका दे रखा है, यहाँ पे आपको रेडियल ऑफसेट के बारे में भी दे रखा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट के बारे में भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे रेडियल ऑफसेट जो फार्मूला है आपका इस तरीके से है, आर स्क्वायर अंडर रूड माइनस आर हो जाएगा, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये रहेगी। और परपेंडिकुलर ऑफसेट के बारे में अगर बात करोगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी आर माइनस अंडर रूड आर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगी स्क्वायर बाई 2r से। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो भाई, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ हर एक चीज़ को आपको समझना ही है, हर बहुत कुछ सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी कि आपको उनको याद करना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो आप वही समझ लीजिए, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको फार्मूला। In which type of shear failure does the failure surface not extend up the ground surface when stiff footing rest on loose sand? अगर मान ली कोई आपकी स्टिफ फुटिंग है, वो अगर लूज सैंड पर है, अगर उसके अंदर जो फेलियर हो रहा है, किस प्रकार का शेयर फेलियर होगा कि वो अपने हीविंग ना दिखाए, मतलब उसके दोनों साइड में हीविंग ना आए, कोई जान ना पाए, कुछ एक्सटेंड ना हो, तो वो किस तरह के होता है, आपको पंचिंग शेयर फेलियर में होता है। इसमें होता क्या है कि आपकी मृदा के अंदर अपने ऐसे धंस जाती है, जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कोई भी हीविंग नहीं आती है यहाँ पे, तो आपका पंचिंग शेयर फेलियर होता है, जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सटेंट आपको दिखाई नहीं पड़ता सरफेस के ऊपर। इफ द फाउंडेशन आप सपोर्टेड बाय फेलियर लूज सॉइल, अगर कोई लूज सॉइल के ऊपर आपकी फाउंडेशन सपोर्टेड है तो फेलियर सरफेस जो होगा वो एक्सटेंड विल नॉट एक्सटेंड टू द ग्राउंड सरफेस, फेलियर सरफेस जो होगा वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक्सटेंड नहीं करता। बियॉन्ड द अल्टीमेट फेलियर लोड द लोड सेटलमेंट प्लॉट विल बी स्टीप एंड प्रैक्टिकली लीनियर आपका रहने वाला होता है। तो इस प्रकार के पंचिंग शेयर फेलियर को हम लोग कहते हैं पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है
विच आर द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज कॉज बिकॉज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक ही टपक जाता है, कोई ना कोई एक, यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन करके। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन मतलब जो भी आपकी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या अगर हम कह दिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, आपने पढ़ा ही होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, उसमें क्या होता है ट्रू मेरिडियन और आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है वो आपकी एक लाइन पर नहीं आ पाती है। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, प्रत्येक पोजीशन पे आप लेके जाओगे चेक करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन लाई नहीं करती है, ट्रू मेरिडियन में कुछ ना कुछ में डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि एनुअल वेरिएशन हो सकता है, डायगोनल वेरिएशन हो सकता है, इरेगुलर वेरिएशन क्या हो सकता है, सर्कुलर वेरिएशन हो सकता है। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अगर आपकी रिवोल्यूशन ऑफ सन के अबाउट आपकी पृथ्वी घूम रही है, तो आपको भाई पृथ्वी ऐसे ऐसे रोटेट करती है सन के अबाउट, तो इसको घूमने बहुत सारा समय लगता है, मतलब वार्षिक विछड़े से कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक आपका एनुअल वेरिएशन होता है। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द ऑन एक्सिस, अगर अपनी एक्सिस पे घूमती जिससे दिन और रात होते हैं, तो आपका क्या होता है, डायगोनल वेरिएशन हो जाता। आपने पढ़ा होगा एक सेकुलर वेरिएशन होता है जो काफ़ी लंबे समय के बाद 150-200 सालों में देखने को मिलता है, पर वो होता है सेकुलर वेरिएशन। स्टॉर्म की वजह से आपका इरेगुलर वेरिएशन होता है। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखा है कि वेरिएशन होता क्या, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एट गिवन प्लेस। जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका चेंज होता है वो हमारे साथ कांस्टेंट नहीं रहता है। वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डिक्लेशन किन की वजह से हो सकता है, डेली, एनुअल, सेकुलर एंड इरेगुलर। अब डायरोनियल मतलब डायरोनियल में दैनिक विचलन में क्या होता है, दिस वेरिएशन इज आल्सो कॉल्ड डेली वेरिएशन। इट इज एन ऑसिलेशन ऑफ द कॉम्पास नीडल थ्रो ए साइकिल फ्रॉम इट मीन पोजीशन ओवर 24, मतलब 24 घंटे के अंदर होने वाला जो होगा। इट वेरी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस 24, विद इन 24 आवर के अंदर जो आपकी रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है उसकी वजह से आपको डायगोनल वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में अभी बताया, पिछले स्लाइड में। एनुअल वेरिएशन में क्या होता है, एनुअल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक स्विंग इट टेकन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में आपकी सारी बातें होती हैं। The magnetic declination varies due to the rotation of the earth with its axis incline and elliptical path around the sun during a year। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल पाथ बनाते हुए रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है सन के अबाउट, वो आपका होता है एनुअल वेरिएशन में आता है। फिर आपका आता है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है, स्लो ग्रेजुअल बट अनएक्सप्लेनेबल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन ओवर रेगुलर साइकिल। द मेरिडियन स्विंग लाइक ए पेंडुलम इन वन डायरेक्शन फॉर अबाउट 150 ईयर एंड ग्रेजुअली कम टू स्टॉप एंड देन स्विंग बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका होता है सेकुलर वेरिएशन। इरेगुलर में क्या आपको देखने को मिलता है, इरेगुलर वेरिएशन आर मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग मैग्नेटिक स्टॉर्म डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद सनस्पॉट एंड व्हेन ऑरल डिस्पेलर एट हाई अल्टीट्यूड द यूजुअली अमाउंट टू डिग्री आर मोर। ये आपका होने वाला इरेगुलर वेरिएशन। तो इस तरीके से आपका कुछ वेरिएशन होता है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो आगे भी बहुत हैं, पर आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी जैसा आप सभी का सपोर्ट रहेगा वैसे आप क्लासेस मिलती रहेंगी। और आई होप आप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए, ऐसे ही चीज़ों को पढ़ने के लिए और समय समय पर मोटिवेट रहने के लिए। चीज़ें देखो भाई, मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी, चाहे कोई कितना भी कर ले, मेहनत तो आपको ही करना है, मेहनत से आपको भागना नहीं, मेहनत आपको ही करना है। तो आपको डेली निरंतर पढ़ाई करना है सिलेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज आपकी चलने वाली है, डे 1 आपका था। अगर चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय भारत, टेक केयर,